जो स्टूडेंट्स कंपनी लॉ का पूछ रहे थे, जिनको लगता है कि कंपनी लॉ में हमको एग्जामिशन लाना है, भैया कैसे भी हमको इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी अटेम्प्ट लग रहा है, यही सब्जेक्ट के अंदर 20-25 मार्क्स ही आ रहे हैं, या कम से कम एग्रीगेट भी नहीं बन रहा है, या कुछ इश्यूज आ रहा है और उनको लगता है एग्जामिशन ला के ही हम लोग आके निकल सकते हैं, तो सी एस एंगेज के यूट्यूब चैनल के पास इसका सोल्यूशन है। तो इस वॉइस मैसेज को या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं एंड तक देखना ताकि सब समझ में आ जाए। तो सबसे पहली बात ये बोलूँगा, जब तक आपका प्रोविजंस क्लियर नहीं है या आपको पता ही नहीं चलता है कि इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक टॉपिक है जैसे कि चार्जेस, तो जब तक तुमको पता नहीं चलेगा व्हाट डज चार्जेस मीन्स, या अगर एग्जांपल पोस्टल बैलेट है वो होता क्या है, या एजीएम किसे बोलते हैं, केएमपी के अंदर कौन कौन आता है, या डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर है, ये सब जो भी चीज़ें हैं ना कंपनी लॉ के अंदर, जब तक इन चीज़ों का तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं पता होगी या पता नहीं होता कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं या कितना आंसर बनना चाहिए, तो तुम लोग पूरा क्वेश्चन, अगर तुमको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देगा तो भी लिख नहीं पाओगे, केस लॉ का होगा उसमें तो पूरी हालत ही ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का मैं जितनी बार बोलूँ उतना कम है, जब तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, समझ में नहीं आएगा कि भाई ये टॉपिक होता है क्या, इसके अंदर क्या समझने का है क्या लिखने का है, तो कुछ लिख भी नहीं पाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर एक टॉपिक को चूज़ किया जैसे कि मैंने बोला चार्जेस, तो उसको अच्छे से पढ़ो। चार्जेस किसे बोलते हैं, चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, फ्लोटिंग किसे बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन किसे बोलते हैं। इसी तरह पोस्टल बैलेट को समझो, ये क्या होता है, किसके ऊपर अप्लाई होता है, क्या प्रोसीजर है, सर्कुलेशन है, ये है। एजीएम है तो एजीएम के अंदर कितनी होती है, क्या डेट्स पे होती है, कौन आता है नहीं होता, क्या एक्सेप्टेड है क्या ऑर्डिनरी है, ये सब चीज़ों को एक बार समझ लोगे ना तो फिर तो लगेगा यार इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया ना तो मेरे को जो भी नॉलेज है ना इस टॉपिक के ऊपर वो सब मैं इस आंसर के ऊपर इस क्वेश्चन में डाल दूंगा ताकि उससे पूरा आंसर बन जाएगा। तो बस ये बात का ध्यान रखो, जब तक तुम्हें पर टॉपिक वाइज ईच टॉपिक वाइज अगर तुमको उसका नॉलेज या कंटेंट नहीं पता तो एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, भले वो क्वेश्चन डायरेक्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो या सिंपल हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात मैंने बोल दी। अब इसके ऊपर तुम जितना फोकस करोगे पेपर अलग ही लेवल का जाएगा फिर तो। सेकेंड थिंग, तुम अपने ऊपर कंफर्टेबल अपनी लैंग्वेज बना लो और एक्सप्लेनेशन बना दो, क्योंकि एग्जाम में तुम लोग पढ़ के कुछ और जाओगे एकदम डायरेक्ट बड़ी बड़ी लैंग्वेज, और जब लिखने की बारी आएगी तुम लोग कुछ टेढ़ी मेढ़ी इंग्लिश में या ओके ओके लिखोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी जाएगा और तुम्हें याद भी नहीं आएगा कि मुझे लिखना क्या है, मैं लिख के आ रहा हूँ। इसलिए एक काम करो कि जो पढ़ रहे हो उसको इतने अच्छे से समझो और एकदम समझने की कोशिश करो कि ये जो पढ़ा है उसका एक्सप्लेनेशन मैं ऐसे समझ रहा हूँ, तो लिखने के टाइम में उसी सिंपल या कुछ अच्छी मतलब एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करोगे। ये बात ही हेल्प कर सकती है। इसके अलावा तुम लोग सोचो कि पढ़ा कुछ और है, लिखा कुछ और है, समझ कुछ और है, लिख कुछ और है, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना। और उसके बाद ये बोल सकता हूँ कि केस लॉ टाइप के क्वेश्चन बहुत मैक्सिमम आएंगे, कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत मैक्सिमम आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब तक तुम्हें अच्छे से फॉर्मेट कैसे होता है केस लॉ का और केस लॉ के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, आंसर करना, उस बात का पता नहीं है तो फिर तो बहुत मार्क्स कट जाने वाले हैं और इस बात से एग्जामिशन बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि केस लॉ टाइप के जो क्वेश्चन है हर चैप्टर वाइज के या हर मतलब बोलता हूँ टॉपिक वाइज तुम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। शेल्फ प्रोस्पेक्टस हो, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हो, कुछ भी हो, अगर एक टॉपिक पढ़ा तो उसको इतने अच्छे से समझ लो कि इसका मतलब ये होता है, इसके अंदर ये पॉइंट है, इसका ये एप्लीकेशन होता है, बस ये समझ जाओ। फिर क्वेश्चन कैसा भी आ जाए तुमको तो उसको बस अपने पॉइंट वाइज में आंसर करके लिखना है, अगर डायरेक्ट या कुछ ऐसा क्वेश्चन हो ट्रिकी। और जब केस लॉ के आ जाए तो उसका एक फॉर्मेट होता है जैसे कि प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन, ये सब। तो इन बातों का ध्यान रखना, इससे बहुत हेल्प हो सकती है, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद अगर कुछ बोलना बाकी है तो यही बोलूँगा, वेटेज के हिसाब से पढ़ सकते हो। जैसे कि सबसे पहले पार्ट बी जा सकते हो जहाँ पे 6 चैप्टर से 40 मार्क्स स्कोरिंग है, ये बात का ध्यान रख लेना। फिर तुमको लगे पार्ट सी अगर कवर कर सकते हो 3 चैप्टर से जिसका वेटेज सिर्फ 10 मार्क है तो बिल्कुल जाओ एक बार कवर अप कर लो ताकि 50 मार्क्स का वेटेज एक तरफ कवर हो जाए। और क्योंकि ये बहुत लेस देख सकते हो लेकिन बहुत अच्छा वेटेज आ रहा है 50 तक का, क्योंकि पार्ट ई है वो मेजोरिटली 50 मार्क्स को कवर अप करता है, तो इस बात का ध्यान रख लेना। बाकी पार्ट ए के अंदर भी मैं बोलूँगा हर चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एग्जाम में पास होने के लिए नहीं, अपनी प्रैक्टिकल वर्किंग लाइफ है ना उसके अंदर एक एक चैप्टर की वैल्यू है। जैसे कि इधर हम लोग चार्जेस और डिबेंचर सब छोड़ के जाएंगे, सोचेंगे कौन पढ़ेगा क्या होता है, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन एग्जाम में वही बात मैंने सी एस एंगेज के यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत बार बोल चुका हूँ, जब हम लोग प्रैक्टिकली आर्टिकलशिप में काम करते हैं तब क्लाइंट का काम आता है चार्जेस का, किसी कंपनी का होता है कि इसने चार्जेस मतलब ये है कि नहीं ये पेंडिंग या क्या है तो देखना पड़ता है। तब उस टाइम रियलाइज होता है यार चार्जेस होता है क्या है, कैसे करते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका यूज़ क्या है, क्या होता है, ये सब बातें उस टाइम दिमाग में खटकती है कि हमने पढ़ा क्यों नहीं, तब पता चलता है। डिबेंचर्स अभी सोचते हैं क्या तो होता है, शेयर का कुछ होता है डिबेंचर है, लेकिन जब प्रैक्टिकली काम करते हैं कि डिबेंचर्स ये है वो है तब पता चलता है यार हमें शायद पढ़ना चाहिए था कि डिबेंचर ऐसा होता है, ये रिडीम करते हैं, इसकी वैल्यू ऐसी होती है, ये सब बातें होती है। इसलिए बोलते हैं जिस चीज़ को पढ़ रहे हो प्रैक्टिकली ओरिएंटेड पढ़ो, लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहेगा। भले एग्जाम में पास होना नहीं होना वो दूसरी बात है, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर नहीं है, अभी
पास हो जाओगे, लेकिन लाइफ में बहुत दिक्कत रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये बोलूँगा कि एक चैप्टर अगर फिनिश हो जाए तो उसका प्रैक्टिस करने की बिल्कुल ज़रूरत है इधर, क्योंकि इसके अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ थियरी पढ़ ले तो काम चल जाएगा, थियरी प्लस केस लॉ। क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे थियरी केस लॉ सब एक होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। थियरी क्वेश्चंस मतलब जो डायरेक्ट होते हैं, सिंपल होते हैं, या कुछ कुछ ओके ओके ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, उनको टैकल कर लेते हैं। लेकिन केस लॉ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे कि स्टूडेंट्स बहुत कुछ पढ़ के भी जाते हैं, सब कॉन्सेप्ट आता है, प्रोविजंस आता है, लेकिन केस लॉ सॉल्व करना नहीं आता, केस लॉ को टैकल करना नहीं आता, डिकोड करना नहीं आता। फिर सोचते हैं कि ये किसके ऊपर क्वेश्चन था, इस केस लॉ को कैसे आंसर करना था, इसके अंदर पूछा क्या था। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। मोर देन 100 200 300 500 स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आ चुके हैं, मैंने चैट्स किए तो पता चल गया मुझे कि केस लॉ में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस बात का ध्यान रखना, जब तक तुम लोग केस लॉ को टैकल नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे इसको कैसे आंसर करना है, किसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो कुछ भी पढ़ा हुआ हो सब वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात का इसका ध्यान रखना। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा दिमाग में वो कॉन्सेप्ट चपा रहेगा, और जितना ज़्यादा तुम फोकस रहोगे कि ये मेन पॉइंट्स है या ये मेन सिलेबस का कंटेंट है, तो वो तुम्हें हेल्प करेगा स्कोर ज़्यादा करने में। बस तो इसी तरह CA Cengage के यूट्यूब चैनल को देखते रहो और सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।